वेलकम टू सोर्ड ऑफ नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है माइट्रल रिगर्जिटेशन। क्या होती है माइट्रल रिगर्जिटेशन? पिछली वीडियो के अंदर हमने माइट्रल स्टेनोसिस की बात की थी। माइट्रल वाल्व होता क्या है पहले उसको समझते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ रिगर्जिटेशन होती क्या है। माइट्रल वाल्व हमारे पास एक ऐसा वाल्व होता है जो कि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल को जोड़ता है। इस एनाटॉमिकल इमेज के अंदर आप देख सकते हैं एक कार्टून बनाया हुआ है छोटा सा आपके समझाने के लिए, जो कि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल को जोड़ता है। इसको हम माइट्रल वाल्व बोलते हैं। तो माइटल स्टेनोसिस जो पिछली कंडीशन हमने पढ़ी है, वहाँ ये वाल्व ओपन नहीं हो रहा था और यहाँ पे ये वाल्व क्लोज नहीं होगा। रीगर्जिटेशन, क्लोज नहीं हो रहा। ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी माइट्रल रीगर्जिटेशन की हाई यील्ड पॉइंट्स की। माइट्रल वाल्व नोट क्लोजिंग इजीली ऑफ कोर्स, एज आई सेड इट्स अ सिस्टोलिक प्रॉब्लम। सिस्टोलिक प्रॉब्लम क्यों है आइए समझ लेते हैं। तो गाइस, कार्डियक साइकिल की दो फेजेज होती हैं, एक को हम सिस्टोलिक फेज बोलते हैं और एक को डायस्टोलिक फेज बोलते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल को आप एज अ पिवट पॉइंट रखें और मैं आपको बताता हूँ सिस्टोलिक फेज और डायस्टोलिक फेज के बारे में। हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आता है तो इसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं और जब यहाँ से ब्लड जाता है तो इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक के अंदर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आता है और सिस्टोलिक के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ ब्लड जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि सिस्टोलिक फेज है, ठीक है, सिस्टोलिक फेज है, हम चाहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ ब्लड जाए। तो हम चाहते हैं कि ये ऊपर वाला भाई साहब माइट्रल वाल्व क्लोज ही रहें, लेकिन ये क्लोज नहीं रहते, ये ओपन हो जाते हैं। इन दिस कंडीशन माइट्रल रिगर्जिटेशन में सही तरीके से क्लोज नहीं होते और ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है इन सिस्टोली। तो इट्स अ सिस्टोलिक प्रॉब्लम। डायस्टोलिक की प्रॉब्लम क्या थी? जब हमने माइट्रल स्टेनोसिस पढ़ा था मैंने आपको बताया था, तब हम चाहते हैं कि ब्लड नीचे को जाए, माइट्रल वाल्व ओपन हो, लेकिन वहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहे थे। इट्स अ डायस्टोलिक प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे इसका जिक्र नहीं करना। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सिस्टोलिक प्रॉब्लम है। अब हम चाहते हैं ब्लड आगे जाए, पीछे को ना जाए, लेकिन पीछे को जा रहा है क्योंकि माइट्रल वाल्व सही तरीके से क्लोज नहीं हो रहा। आई होप यू गॉट इट। तो ऑस्कल्टेशन की बात करें एग्जामिनेशन के अंदर, हमें होलो सिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर, किसी भी किस्म का आप नाम देख सकते हैं, इस तरह का मरमर देखने को सुनेगा। एट द एपेक्स, एपेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप माइट्रल वाल्व को ऑस्कल्टेट करते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर। अच्छा, तो मरमर के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, ये होता है कि एक्चुअल में और कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। अगली थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। केस कैसे प्रेजेंट होगा? मोस्ट कॉमनली पोस्ट MI पेपिलरी मसल रप्चर के तौर पे केस रिप्रेजेंट किया जाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगी पेशेंट को, जिसकी वजह से पेपिलरी मसल्स रप्चर हो जाएंगे और हमारे पास माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाएगी। क्या होते हैं पेपिलरी मसल्स, इनको समझ लेते हैं इस एनाटॉमिकल इमेज के अंदर। इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो ये मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल बनाया है और ऊपर लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला सारा पोर्शन। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर देखें ये जो जगह है, ये जो बाहर से हैं, इनको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। इन पेपिलरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वाल्व्स को। माइट्रल वाल्व को इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की होती है और जब ज़रूरत पड़ती है इनको, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से माइट्रल वाल्व ओपन हो जाता है और जब ये रिलैक्स करते हैं माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है। तो ये माइट्रल वाल्व के साथ अटैच किन स्ट्रक्चर से होते हैं? जिन स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं उनको हम कोर्डेट टेंडनी बोलते हैं। वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, इस्केमिक अटैक हुआ, पेपिलरी मसल की डेथ हुई, कोर्डेट टेंडनी रप्चर हो गए। अब क्या हो रहा है? वो सही तरीके से माइट्रल वाल्व को अपनी जगह पे नहीं रख पा रहे, अपना फंक्शन लूज कर चुके हैं, जिसकी वजह से माइट्रल वाल्व पीछे को आप देख सकते हैं चला गया। ब्लड जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बैकवर्ड मूव करेगा। ओके, दैट इज़ द होल पॉइंट। इसके अलावा हमारे पास कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है कि इसको acute mitral regurgitation can occur in rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease मैंने आपको बताया था, it's a part of rheumatic fever which is a autoimmune disease। अगर तो स्टेप थ्रोट सही तरीके से हम ट्रीट ना करें तो एक कंडीशन हो जाती है जिसको rheumatic fever बोलते हैं। rheumatic fever में अगर हार्ट इफेक्टेड हो जाए तो उसको हम rheumatic heart disease बोलते हैं। rheumatic heart disease के 99% केसेस हमारे पास किसके साथ प्रेजेंट किए जाते हैं? माइट्रल स्टेनोसिस के साथ। पिछली वीडियो अगेन आप देख सकते हैं। लेकिन एक्यूटली अगर केस प्रेजेंट किया जाए थोड़े टाइम के लिए कि कार्डिक सिम्टम है, स्टेप थ्रोट सही तरीके से ट्रीट नहीं हुआ, कुछ ही अरसे के बाद कार्डिक सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, तो हम सोच सकते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन के बारे में। चांसेस ये हैं कि 5 साल बाद 10 साल बाद वो किसके अंदर तब्दील हो सकता है? माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर। acute mitral regurgitation, chronic it's a mitral stenosis। mitral stenosis can lead to JVD, jugular venous distension, जिसकी हमने बात की थी,
राइट हार्ट फेलियर के अंदर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ड्यू टू द राइट हार्ट बैकफ्लो। यहाँ पे इस इमेज के अंदर दोबारा से आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? सिस्टोलिक की प्रॉब्लम है, बॉडी की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, बैकवर्ड मूव कर रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम किसके साथ कनेक्टेड है? पल्मोनरी वेन के साथ। तो ब्लड बैकवर्ड किधर जाएगा? पल्मोनरी वेन के साथ। ये पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी के साथ, और पल्मोनरी आर्टरी आगे से लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ अटैच है, और यहाँ से बैक होता होता ब्लड जुगुलर वेन की तरफ चला जाता है और हमें जुगुलर वेनस डिस्टेंशन देखने को मिलती है। इस कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझना हो तो आप हार्ट फेलियर की वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे हाई यील्ड पॉइंट्स। अब आते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन की तरफ, कि एक कंडीशन होती है जिसको हमें आगे जाके डिस्कस करना है, माइटरल वाल्व प्रोलैप्स उसको बोलते हैं। माइटरल वाल्व प्रोलैप्स के साथ बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, जो कि एक और कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास माइटरल वाल्व ओपन तो होता है, पीछे को तो जाता है उसका लीफलेट, लेकिन नॉट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ कोर्डेट टेंडनी। यहाँ पे देखें कोर्डेट टेंडनी बिल्कुल सलामत है, लाइक अ नॉर्मल हार्ट। यहाँ पे नॉर्मल हार्ट की आपको दिखाई गई है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखें कोर्डेट टेंडनी सलामत है, लेकिन फिर भी पीछे को बैक फ्लो हुआ हुआ लीफलेट का, जिसकी वजह से बैक फ्लो होगा ब्लड का। लेकिन इट्स नॉट अ माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, रिमेंबर दैट। इसकी अलग प्रेजेंटेशन है, अगली वीडियो इसी की है। तो आप बेल बटन को और सब्सक्राइब को क्लिक कर लें ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल जाए। यहाँ पे नॉर्मल हार्ट दिखाया गया है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास पेपिलरी मसल्स के कोर्डेट टेंडन सलामत हैं, लेकिन हमारे माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन के अंदर क्या हुआ? ये टेंडन्स जो हैं ये ब्रेक हो गए। ओके, अब हम मरमर्स की बात करते हैं। मरमर्स क्या होते हैं? मरमर्स आर द एबनॉर्मल साउंड्स दैट वी कैन हियर बिटवीन लब एंड डब। लब होता है S1 और डब होता है S2, A2 और P2, यानी कि एट्रियल वाल्व और पल्मोनरी वाल्व जब क्लोज होते हैं तो S2 प्रोड्यूस होता है, और अगर माइटरल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हों तो S1 प्रोड्यूस करता है। S1 और S2 के दरमियान जो फासला होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टोली। S2 और S1 के दरमियान जो फासला होता है इसको हम बोलते हैं डायस्टोली। तो अगर तो कोई मरमर यहाँ पे हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक मरमर। अगर तो कोई मरमर यहाँ पे अगर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक मरमर। कैसे डिटरमिन करना है ये सिस्टोलिक होगा या डायस्टोलिक होगा? लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, अभी बता देता हूँ कि हमने देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। लेट्स सपोज माइटल रीगर्जिटेशन हमारी प्रॉब्लम है। माइटल रीगर्जिटेशन के अंदर होता क्या है? माइटल वाल्व सही तरीके से क्लोज नहीं होता, तो हमें ये डिटरमिन करना है कब क्लोज होना चाहिए माइटल वाल्व को, सिस्टोलिक के अंदर या डायस्टोलिक के अंदर। मैं बार बार बता रहा हूँ ये सा सिस्टोलिक कंडीशन। तो मरमर भी कौन सा होगा? सिस्टोलिक मरमर होगा। होलो सिस्टोलिक, पैन सिस्टोलिक का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे सिस्टोलिक के अंदर आपको सेम वॉइस के साथ के साथ आपको ये मरमर सुनाई देगा। ओके, तो इसका मतलब है ये होलो सिस्टोलिक मरमर है। तो कुछ पीछे भी हमने मरमर्स पढ़े हैं, कुछ आगे भी हम पढ़ेंगे, तो सबको कंपाइल करके स्लाइड के अंदर दिखाया गया है। हम लोगों ने एक डिफेक्ट पढ़ा था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसके अंदर भी होलोसिस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। माइटल और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के अंदर भी हमें यही देखने को मिलता है होलोसिस्टोलिक मरमर, लेकिन इसकी इंटेंसिटी थोड़ी हाई होती है। आज हम बात कर रहे हैं माइटल रीगर्जिटेशन की। आगे जाके हम ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन की भी बात करेंगे, वहाँ पे भी होलोसिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगा, जो कि एक सिस्टोलिक मरमर है, इसलिए S1 और S2 के दरमियान देखने को मिलता है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम माइटल वाल्व प्रोलैप्स की बात करेंगे, जिसके अंदर मिड सिस्टोलिक क्लिक आएगा, जिसके बाद हमारे पास ये मरमर शो होगा। मिड सिस्टोलिक क्लिक हमारा पॉइंट होगा माइटल वाल्व प्रोलैप्स के अंदर, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और माइटल स्टेनोसिस जो हमारा लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था इट्स अ डायस्टोलिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रोबेबली S1 होगा, दोबारा से अगला साइकिल स्टार्ट होगा, तो S2 और S1 के दरमियान यहाँ पे ओपनिंग स्नैप के साथ प्रेजेंट करता था, याद होगा आपको। तो इट वाज माइट्रल स्टेनोसिस। आई होप तमाम के तमाम पॉइंट क्लियर हो गए हों कि आप दोबारा भी रिव्यू कर सकते हैं अगर आपके ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए। क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, which of the following is the most common cause of mitral regurgitation in the acute setting involving a myocardial infarction? Alpha aortic valve stenosis, beta left ventricular hypertrophy, Charlie papillary muscle rupture, delta right ventricular infarction या eta atrial septal defect। ऑफ कोर्स हमारे पास माइग्रेन इन्फेक्शन है, आप पॉज करके बता सकते हैं क्या है। बड़ा इजी आंसर है चार्ली ऑप्शन, पेपिलरी मसल रप्चर है, बिकॉज माइग्रेन इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, in which condition is the mitral regurgitation most likely to progress to mitral stenosis over time? Rheumatic heart disease, alpha beta hypertrophic cardiomyopathy, Charlie infective endocarditis, delta atrial fibrillation या eta ventricular septal defect। तो हमारा आंसर होगा अल्फ़ा रूमेटिक हार्ट डिजीज़। मैंने आपको बताया अगर एक्यूट होगा तो माइटल रीगर्जिटेशन तो वक्त के साथ साथ प्रोग्रेस कर जाता है माइटल स्टेनोसिस की तरफ। 99% केसेस के अंदर माइटल स्टेनोसिस के साथ ही हमारे पास ये केस रिप्रेजेंट करता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का। माइटल रीगर्जिटेशन के साथ कम ही प्रेजेंट करता है। माइटल रीगर्जिटेशन हमारे पास पोस्ट एम आई के साथ या पेपिलरी मसल रप्चर के साथ प्रेजेंट करता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक टाइमिंग ऑफ मर्मर एसोसिएटेड विद माइट्रल रिगर्जिटेशन? अल्फा डायस्टोलिक, बीटा मिड सिस्टोलिक, चार्ली अर्ली सिस्टोलिक, डेल्टा लेट सिस्टोलिक या ईटा पैन सिस्टोलिक? ऑफ कोर्स पैन सिस्टोलिक या सिस्टोलिक बोल लें, पैन सिस्टोलिक बोल लें, होलो सिस्टोलिक बोल लें, सब एक ही बात है। सबका मतलब एक ही है कि सिस्टोलिक मर्मर है, उसकी इंटेंसिटी सेम है, पूरे के पूरे सिस्टोलिक के अंदर मौजूद है। आई होप आपके तमाम के तमाम डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी आप मज़ीद एमसीक्यूज़ डिस्कस करें मेरे साथ कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप मज़ीद क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और आप खुद भी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, रूल्स यही हैं जो मैंने बता दिए हैं, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें तो यू विल गेट इट।